स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं का सेट ए सॉल्व करेंगे आज हम। चलो देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। चलिए बताइए, प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? महादेवी वर्मा नहीं माने जाते, सूरदास भी नहीं माने जाते, सुमित्रानंदन पंत भी नहीं माने जाते। तो कौन माने जाते हैं? अज्ञेय माने जाते हैं। क्या होगा राइट आंसर? अज्ञेय होगा। अगला प्रश्न है, हारली पक्षी से तुलना की गई है। हारली पक्षी से तुलना किसकी की गई है? ब्रजवासियों से नहीं की गई है, उद्धव से नहीं की गई है, गोपियों से नहीं की गई है, तो किससे की गई है? किससे की गई है? कृष्ण। तुलना की गई है कृष्ण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभानुभाव व्याभिचारी संयोग दृशः निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की। इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, इनकी भी नहीं है। किसकी है? पंडित जगन्नाथ की है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, किसके द्वारा लगाई गई थी? वन विभाग द्वारा नहीं लगाई गई थी, नगर निगम द्वारा नहीं, शिक्षा विभाग द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा लगाई गई थी? नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसको द्विगु समास नहीं कहते, इसमें संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास नहीं कहते, इसमें बीच में और लगता है। अव्ययीभाव भी नहीं होता, तो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, माता का अंचल पाठ में भोलेनाथ के बाबूजी पाठ करते थे। माता का अंचल पाठ में भोलेनाथ के बाबूजी पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे? गीता का नहीं करते थे, चालीसा का नहीं करते थे, महाभारत का नहीं करते थे, तो किसका करते थे? रामायण का करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर दूसरा, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, उत्साह एक प्रेरणा गीत है। क्या है? प्रेरणा गीत है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर है प्रेरणा। दूसरा है, भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। दूसरा है, भाव प्रधान साहित्य को खालिस्तान कहते हैं। तो भाव प्रधान साहित्य को क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां खालिस्तान मास से शुरू होती थी। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां फागुन मास से शुरू होती थी। अगला है, खालिस्तान वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। तो उसका क्या है? निषेधवाचक वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। साना साना हाथ जोड़ी पात गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? यह यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। तो आपने आंसर देखा, प्रेरणा, उद्दीपन, गद्य, फागुन, निषेधवाचक और यात्रा वृत्तांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, ये गलत बात है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। सेकंड है, दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। ये सही बात है, दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। नंबर थर्ड है, नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। ये भी सही बात है, नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। अगला है, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है, सत्य आएगा इसमें भी, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। अगला है, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। ये भी राइट है, सत्य आएगा इसमें भी। अगला है, लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। तो लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान, ये भी सत्य है, लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, सही का जोड़ी मिलान कर लिखिए। तो सही का जोड़ी मिलान कर लिखते हैं सप्तक। तो सप्तक का होगा सप्ताह के दिन। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध। तो प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध का क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार। अगला है, जिसका ज्ञान कम हो तो वह होता है अल्पज्ञ। जिसका ज्ञान कम हो,
और जिसको ज्ञान एक भी नहीं हो वो अज्ञानी होता है, तो जिसका ज्ञान कम हो वो अल्पज्ञ होता है। उसके बाद है लोकोक्ति। क्या है उसके बाद? लोकोक्ति। लोकोक्ति का आंसर क्या होगा? तो लोकोक्ति का आंसर होगा नंबर 4 का होगा कहावत। लोकोक्ति का क्या होगा? कहावत। अगला है नंबर 5 श्रुति। नंबर 5 क्या है? श्रुति। तो नंबर 5 श्रुति में क्या होगा? शब्द ध्वनि। श्रुति का क्या होगा? शब्द ध्वनि। फिर नेक्स्ट है खेदुम। खेदुम किसे कहते हैं? खेदुम कहते हैं देवी देवताओं के निवास को। तो खेदुम के लिए हम इधर से जाते हैं, तो खेदुम का होगा देवी देवताओं का निवास, ये होगा। अगला प्रश्न है, ये हो गई सही जोड़ी। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य किस में हुई थी? विनय पत्रिका में। किस में हुई थी? विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका में हुई थी। तो किस में हुई थी? जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस प्रकार से हुई थी? विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुभाव किसे कहते हैं? तो अनुभाव किसे कहते हैं मैं बोलकर बता रहा हूं आपको, आप लिख लीजिए। अनुभाव का आंसर स्थायी भाव के किसे कहते हैं? स्थायी भाव। स्थायी भाव के जागृत होने के बाद, स्थायी भाव के जागृत होने के बाद आश्रय की शारीरिक व मानसिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, स्थायी भाव के जागृत होने के बाद आश्रय की शारीरिक व मानसिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। फिर से बताऊं, स्थायी भाव के जागृत होने के बाद आश्रय की शारीरिक व मानसिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अगला है, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? सभ्यता से। किससे? सभ्यता से टकराने की प्रेरणा देता है। अगला है, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। आगे है, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे? तो भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे? सहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? सहनाई। सहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो हिरोशिमा नामक अरि ओ करुणा प्रभामय से ली गई है। किससे ली गई है? अरि ओ करुणा प्रभामय से। अरि ओ करुणा प्रभामय से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को संगाल काल क्यों कहा गया? ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपके लिए रेडी रखे हैं। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। चलिए पहला प्रश्न है आपका, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों नाम दिया गया? तो रीतिकाल काव्य में श्रृंगार रस का अधिक वर्णन हुआ, इसलिए कुछ लोग इस काल को श्रृंगार काल कहते हैं। इसके अथवा में प्रश्न है, प्रगतिवाद कवि, दो कवि हैं, उनकी एक एक रचना का नाम लिखे। तो प्रगतिवाद के कवि ये रहे, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह, सुमंत उल्लचर। उनकी रचनाएं युगधारा, युकी गंगा, हिल्लोल, धरती, ये सब उनकी रचनाएं। अगला प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा है? जयशंकर प्रसाद की अथवा नागार्जुन की दो रचनाएं और साहित्य में स्थान। तो इनकी दो रचनाएं हैं, इतनी सारी रचनाएं हैं, और साहित्य में स्थान देख लेते हैं। ये है नागार्जुन का साहित्य में स्थान, जयशंकर प्रसाद का साहित्य में, ये जयशंकर प्रसाद का साहित्य में स्थान है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन का ये रचनाएं हैं, और इनका क्या देखना है? साहित्य में स्थान। तो ये है नागार्जुन का साहित्य में
स्थान। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे, साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए। प्रश्न नंबर 8वें का अथवा है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? तो फागुन में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ गया है कि उसकी आभा समा नहीं पा रही है। फागुन की हवा का स्पर्श पाते ही धरती का कोना कोना उल्लास से भर उठा है। जिस पर वस्तु की कवि की दृष्टि जाती है उसका अनुभव सौंदर्य उसे कल्पना की दुनिया में उड़ा ले जाता है। यह आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, कवि निराला वाला आपने देख लिया, सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, ये हो गया। अगला है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर। यह है प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो ये 3 अंतर हैं। बच्चे की मुस्कान में स्वाभाविकता होती है जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान उतनी स्वाभाविक नहीं होती, कभी कभी वह एकदम ही कृत्रिम होती है। ये 3 अंतर हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर। प्रश्न नंबर कौन सा है? ये 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। तो प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है जबकि मुक्तक काव्य में किसी अनुभूति, कल्पना या भाव का चित्रण होता है। हास्य रस। अब क्या प्रश्न है? हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 10 का अथवा है, तो हास्य रस विचित्र रूप पर हृदय में जागृत हास भाव की पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। इतना लिखना है आपको बस, क्योंकि ये मात्र 2 नंबर का है और उसका उदाहरण लिखना है ये वाला। विद्य के बासी उदासी तप वृद्धारी महावीर नारी दुखारे गौतम तीतरे तुलसी सोगत मुनि में वृंद सुखारे। ये 2 लाइनें लिख देनी है आपको। अगला है, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखना। ये दोहा छंद के लक्षण ये रहे उदाहरण सहित, ये उदाहरण है आपको लिखना है। दोहा सम्मातिक छंद ये सोटा का उल्टा होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें पहले और तीसरे विषम चरण 13 मात्राएं होती हैं, ये लिखना है आपको पूरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है जहाँ लोक की मर्यादा को पार करके किसी वस्तु का अत्यंत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये वाला उदाहरण सबसे सरल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भागी। अगला प्रश्न है, कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम। तो कपास दे भाव, तो क से कथानक, पा से पात्र, स से संवाद, दे से देश काल, भा से भाषा शैली, भाव से उद्देश्य, ऊ से उद्देश्य। अगला प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर। तो ये जीवनी और आत्मकथा, जीवन किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवन सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवन में लेखक तटस्थ होता है, आत्मकथा में लेखक की व्यक्तिगत झलक होती है। जीवन प्रेरणादायक होती है, जो आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त है, यह आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी का क्या लिखना है आपको? राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान। तो इनकी 2 रचनाएं अम्बपाली और माटी की मूर्त हैं, और साहित्य में स्थान क्या है उनका? उन्हें कलम का जादूगर कहा गया है। ये चीज़ लिखनी है आपको, और ये वाली चीज़ें लिखनी है, 2 ही चीज़ें लिखनी है बस। आगे बढ़ते हैं, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा प्रश्न नंबर 14 है, 14 का आंसर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर की देशभक्ति भावना मरी नहीं है, भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है, बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा करने से उनके स्वभाव को क्या इंगित करता है? ये उसके अंदाज पर लिखने बोला है, छोटा प्रश्न है लेकिन उसका आंसर यही है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, उस पर नमक मिर्च बुरका, यही आंसर आपको लिखना होगा उसका। अगला प्रश्न है, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना खाकर क्यों संबोधित किया? तो लेखिका मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके अनुसार रसोई में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। रसोई में काम करने वाली स्त्रियां इतनी रचनात्मक नहीं हो पाती, उनकी क्षमता खाना पकाने, सब्जी काटने या नए नए पकवान बनाने में ही चली जाती है, उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। अगला है, आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो आग की खोज सभ्यता की प्रारंभिक खोजों में से एक है। जब रात में अंधेरा था
जानवरों को खतरा बना रहता था, प्रकाश नहीं था, भूख मिटाने के साधन बहुत कम थे, उस समय के मानव कच्चा खाना ही खाते होंगे। इन्हीं कारणों ने आग की खोज की प्रेरणा दी होगी। आग की खोज से प्रकाश मिल गया, जानवरों का भय मिट गया, खाना पकाकर खाए जाने लगा। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों पर संकेत करता है, तो ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी, ये आंसर है इसका। आगे है ये वाला पद्यांश दिया हुआ है, का आंसर लिखना है आपको। संदर्भ ये रहा, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य ये रहा। दूसरा दिया है मुख्य गायक वाला, मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है, इसका आंसर ये रहा। पहले तो आपको इसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद आगे इसका बारे में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश नवाब साहब ने 17 सांखों से नमक मिर्ची वाला, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। अगला वाला गद्यांश दिया हुआ था, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसके संतान वाला, इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको लिखनी है। क्या लिखने कहा है, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। अगला क्वेश्चन था आपका लाउड स्पीकर बंद करने हेतु, तो आपका क्वेश्चन आया था, हाँ इसके बीच में वो जो क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 21 में आपको लास्ट में बताता हूँ क्या आएगा, लेकिन प्रश्न नंबर हम आ गए अभी प्रश्न नंबर 22 में, जिसमें लिखा है अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लाउड स्पीकर की जगह किसका प्रयोग करना है, ध्वनि विस्तारक यंत्र का, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना है, ध्वनि विस्तारक यंत्र, बस वही बात है, बाकी ये पूरा सेम एप्लीकेशन आपको लिख देना है। इसी के अथवा में दिया है, हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, प्रथम स्थान करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र, ये यही वाला सेम लिखना है आपको। सेम यही लिखना है। इसके बाद आपको ऐसे लिखना है, तो ऐसे में जल ही जीवन का ऐसे आप लिख सकते हैं, ये जल ही जीवन का ऐसे है, निबंध है। फिर विद्यार्थी और अनुशासन वाला एक निबंध है, विद्या सुखी खान है, विद्या सुखी खान है, विद्या है सुख हेतु भव सागर के तरन को, विद्या है दृढ़ सेतु, ये रूपरेखा है, ये पूरे पॉइंट्स हैं इसके पूरा हल करना है आपको। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इस प्रकार से बच्चों आपका पूरा पेपर हल हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।